Good evening, all. My voice is clear. Please comment on chat box. Okay. Screen is visible. ओके हम लोग लास्ट क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था। आप लोगों में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनसे ये नहीं हो पाया? आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत बहुत आसान है, ये आपसे हो जाना चाहिए। दिस वाज द क्वेश्चन। वन मिनट। यस, दिस वाज द क्वेश्चन जो मैंने लास्ट क्लास में आपको दिया था। ये आप लोगों से सॉल्व हो गया। पीवी बराबर एमआरटी का कंसेप्ट लगाएंगे और यहाँ से हमसे मास पूछा गया है, तो इसमें पीवी बाई आरटी हो जाएगा। ओके। और मैं आपको बताना चाहूंगा गेज, यहाँ पे गेज प्रेशर दिया हुआ है, तो एक्चुअली हमको एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना होता है ताकि हम लोग उसका एब्सोल्यूट प्रेशर निकाल सके। उसके बाद यहाँ पे प्रेशर का ये जो होता है पी एब्सोल्यूट होता है, यानी फाइनली कितना प्रेशर उस गैस में गैस जो है एग्जर्ट कर रहा है। ओके ओके, वन मिनट। स्क्रीन वाज नॉट विजिबल। ओके ओके, आई थिंक देयर इज सम टेक्निकल इशू। ओके, राइट नाउ आई थिंक विजिबल। ओके, तो देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे गेज प्रेशर आपको दिया हुआ है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है? गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, पी गेज। तो यानी आप यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर देख रहे होंगे 1 बार दिया हुआ है और गेज आपका दिया हुआ है 0.5 बार। तो यानी ये आपका हो जाएगा 1.5 बार। ओके, 1.5 बार हो जाएगा। इसके बाद 1.5 हमारा प्रेशर हो गया 1.5 बार। और आपका क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम को आप लिख सकते 8 मीटर क्यूब, 2.87 मीटर क्यूब। एंड टेम्परेचर भी आपको दिया हुआ है 300 केल्विन एंड आर का वैल्यू भी दिया हुआ है। और इसमें आप क्या कर सकते हैं, पीवी बाई आरटी में आप वैल्यू इसको पुट कीजिएगा तो आपको 5 केजी मास आएगा। आपको ये ध्यान में रखना होगा कि सारे जो यूनिट्स होना चाहिए वो एसआई यूनिट होना चाहिए। क्लियर है? इसको आप लोग रखिएगा यहाँ पे, तो आपका 5 केजी आंसर आ जाएगा। आई थिंक ये क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन। अब देखिए हमारे पास जो हम कुछ प्रोसेसेस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ओके, तो हमने प्रीवियस क्लासेस में डिफरेंट प्रोसेसेस पढ़े थे, जैसे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एक प्रोसेस आता है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस क्या है? एक्चुअली जितना हमने प्रोसेस पढ़ा और जितने भी प्रोसेस हो सकते हैं उसको कंबाइन करके एक जगह हम लोग लाते हैं।
कहने का एक जनरलाइज इक्वेशन हम लोग लिख देते हैं, जैसे पीवी के पावर पीवी पी एन, ये जो है एक्सपोनेंट है v का, अगर n का वैल्यू 0 हो जाता है सपोज, तो p तो क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि p बराबर कांस्टेंट है। उसी तरह n का वैल्यू चेंज होते जाएगा तो हमारा ये क्या हो जाएगा, प्रोसेस भी चेंज होते जाएगा, क्योंकि प्रोसेस हमारा n पे डिपेंड कर रहा है। आई थिंक दिस इज क्लियर, ओके। क्योंकि ये प्रोसेस पे डिपेंड कर रहा है n का वैल्यू, और n कुछ भी हो सकता है, जैसे कि गामा का, जैसे एयर के लिए n क्या होता है 1.4 होता है एयर के लिए, ये मैं आपको एयर के लिए बता रहा हूँ। उसी तरह डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के लिए आपका n का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे आपको इसका जनरलाइज्ड इक्वेशन है पीवी के पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ओके। इसको हम लोग लिख सकते हैं P1 V1 इक्वल टू P2 V2 के पावर P V1 का पावर n इक्वल टू P2 V2 का पावर n। और इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा, यहाँ से आपको P1 और P2 में रिलेशन हमको फाइंड हो जाएगा, ओके, मिल जाएगा। ये हमारा इक्वेशन हो गया। और इसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि एयर को हम लोग आइडियल गैस बिहेव मान के चलते हैं, तो यहाँ पे पीवी बराबर एमआरटी भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर आपको क्या करना है, पी का वैल्यू यहाँ भी का वैल्यू क्या पुट करना है, एम आर टी बाई पी। तो यहाँ से आप क्या, आपको इसमें वॉल्यूम का वैल्यू पुट कीजिएगा, V1 इक्वल टू सपोज एम आर T1 बाई P1 एंड V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम आर T2 बाई P2। आप इसको जब पुट कीजिएगा इस इक्वेशन में, ओके, इस इक्वेशन में पुट कीजिएगा या इसमें पुट कीजिएगा, तो फाइनली आपको T2 बाई T1 का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, जो कि फाइनल मैंने इक्वेशन लिखा है। उसके बाद आप ये भी निकाल सकते हैं रो 1 बाई रो 2। यहाँ पे रो 1 क्या है, रो यहाँ पे डेंसिटी है, तो ये आपको फाइनली मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके निकाल दिया है। ये बहुत आसान है, इसको आप लोग निकाल सकते हैं। बेसिकली आपको ये 3 इक्वेशंस आपको ध्यान में रखने हैं, ओके, ये इक्वेशंस आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद हमारा प्रोसेसेस, जितने भी प्रोसेस थे उसको हम लोग कंप्लीट कर लिए। और उसके बाद हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में वर्क डन भी कैलकुलेट किया था। आई थिंक आपको याद होगा, हमने प्रीवियस क्लास में वर्क डन भी कैलकुलेट किया था। उसके बाद आज हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के हीट को कैलकुलेट करेंगे, ओके। डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस में हीट क्या होता है उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमारा हीट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर का। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारे पास 2 बॉडीज हैं, अगर इसका टेम्परेचर 30 डिग्री है और इसका टेम्परेचर 50 डिग्री है, तो इसके बीच का जो हीट फ्लो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, इन टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। टेम्परेचर अगर डिफरेंस ज्यादा होगा तो क्यू का वैल्यू ज्यादा होगा, और टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा तो क्यू का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। आई थिंक आपको ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक क्लियर है? अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ओके, वेरी गुड। उसके बाद आपको मैं एक होमवर्क देता हूं, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे पूछूंगा। होमवर्क क्या है, होमवर्क यह है कि एक्सप्लेन व्हाई सीपी ग्रेटर देन सीवी। सीपी क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड सीवी क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये आपको एक्सप्लेन करना है, ओके, ये आपको एक्सप्लेन करना है, ये आपका होमवर्क है। इसको आप लोग अपने रेफरेंस टेक्स्ट बुक से आपको आंसर ढूंढना है और एक्सप्लेन करना है, और इसका आंसर आपको ग्रुप में भेजना है, ओके। क्लियर है? ये आपका होमवर्क है, क्योंकि ये बहुत आपको ये बताना है कि सीपी क्यों ग्रेटर देन सीपी जो बड़ा होता है सीवी से, ओके। क्लियर है?
आई थिंक ये क्लियर होना चाहिए, ये आपको वर्क करना है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अब हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं FLOT, फ्लोट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो मैं अगर FLOT कहीं लिखूंगा, इसका मतलब मैं लिख रहा हूं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर है? ओके, देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, इसको आप लोग जानेंगे। और इसमें इसको पहले स्टेटमेंट को समझना बहुत जरूरी है। देखिए स्टेटमेंट क्या है, एक क्लोज सिस्टम है। सिस्टम क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए, ओपन सिस्टम नहीं होना चाहिए। क्लोज सिस्टम में क्या आ जाएगा? बैलून आ जाएगा। देखिए अगर कोई हमारे पास बैलून है, उस बैलून में एयर भरा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? क्लोज सिस्टम है। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, इसको क्या बोलेंगे? क्लोज सिस्टम बोलेंगे। और क्या हो सकता है? अगर कोई हमारे पास फिक्स्ड वॉल्यूम है, ओके, फिक्स्ड वॉल्यूम है, ये सब एग्जांपल्स हो गए किसके? क्लोज सिस्टम के। ओपन सिस्टम नहीं। देखिए फर्स्ट लॉ यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है? क्लोज सिस्टम आपको ध्यान में रखना है। अंडर गोइंग ए साइकिल नेट, ठीक है। अगर वो पूरा कोई साइकिल में जा रहा है, साइकिल कहने का मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाने की यहाँ से कोशिश कर रहा हूँ। देखिए अगर एक प्रोसेस है, ठीक है, प्रोसेस क्या है? 1 to 2, तो क्या करे? ये प्रोसेस है, लेकिन अगर 2 से 1 आया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? साइकिल बोलेंगे। कि पहले 1 से 2 गया, फिर क्या हुआ? 2 से 1 गया। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे? कंप्लीट प्रोसेस को साइकिल बोलेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे साइकिल में ऐसा क्या देखा गया एक्सपेरिमेंटली, कि जितना इसमें आपका हीट ट्रांसफर होगा वो वर्क ट्रांसफर के बराबर होगा। क्लियर है? जो हमारा हीट ट्रांसफर होगा वो किसके बराबर होगा? वर्क ट्रांसफर के बराबर होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये किसके लिए वैलिड है? रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, साइकिल्स। आपको साइकिल बहुत ध्यान में रखना है, प्रोसेस के लिए वैलिड नहीं है। प्रोसेस के लिए क्या होगा? प्रोसेस के लिए जैसे हमने एडियाबेटिक प्रोसेस पढ़ा, आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ा, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पढ़ा, तो उसमें ये अप्लाई नहीं होगा। कभी भी ये साइकिल के लिए अप्लाई होगा, जो कि एक क्लोज साइकिल होना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये जो इक्वेशन कभी भी अप्लाई करेंगे तो क्लोज साइकिल में अप्लाई करेंगे। इसके बाद आपको कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। हीट इज पाथ फंक्शन। पाथ क्या है? कि हीट जो होता है ना, वो प्रोसेस पे डिपेंड करता है। प्रोसेस का मतलब कौन सा प्रोसेस किए आपको? आइसोथर्मल प्रोसेस किए, एडियाबेटिक किए, या पॉलीट्रॉपिक किए, तो ये क्या है? पाथ फंक्शन, यानी वो प्रोसेस पे डिपेंड करता है। ओके, वर्क एंड हीट आर नॉट प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज नहीं है। जबकि प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये क्या है? प्रॉपर्टीज है। उस सिस्टम जो गैस है हमारा, जो हमारा आइडियल गैस है, उनकी ये सब क्या है? हीट एंड वर्क क्या है? प्रॉपर्टीज नहीं है। आपको ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, और यूट्यूब लिंक के भी नीचे आपका इसका पीडीएफ मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में। इसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं? इसके बाद आपका एक और पॉइंट है, हीट एंड वर्क आर बाउंड्री फिनोमेनन। ये क्या होता है कि देखिए अगर हमारे पास कोई सिस्टम है, सपोज हमने ये सिस्टम लिया, इससे क्या होगा? हमारा हीट रिजेक्ट होगा या हीट हमारा एंट्री करेगा, तो एक बाउंड्री फिनोमेनन है, क्योंकि ये बाउंड्री को क्रॉस करके हमारा हीट एंड वर्क ट्रांसफर हो रहा है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। अब देखिए एक इक्वेशन है, मैथमेटिकल इक्वेशन, dq इक्वल टू dE प्लस dW। यहाँ पर dE क्या है? dE चेंज इन ऑल एनर्जीज, इसमें एनर्जीज इंक्लूडेड है, कैनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, ये सब सारे एनर्जी इसमें इंक्लूडेड है। क्योंकि जो हम किसी सिस्टम को हीट देंगे, अगर हमने किसी सिस्टम को हीट दे रहा हूं, सपोज मैंने 5 किलो जूल का हीट दिया,
तो ये क्या करेगा 5 किलो जूल, ये जो सिस्टम है सपोज 2 किलो जूल क्या करेगा ये एब्जॉर्ब करेगा, तो ये अपना काइनेटिक एंड पोटेंशियल एंड इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में इसका यूज करेगा और कुछ वर्क करेगा। समझ आ रहा है ना, वर्क कैसे करेगा 3 किलो जूल का ये कुछ वर्क कर देगा। समझ आया ना, तो इसको डिवाइड किया गया है। सपोज मैं इसको 5 किलो जूल लेता हूँ तो ये कैसे डिवाइड हो जाएगा 2 किलो जूल प्लस 3 किलो जूल। ये मैं आपको एग्जांपल्स के लिए मैं समझाने के लिए ये बता रहा हूँ। क्लियर है, क्लियर है, आई थिंक यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। ओके, अब मैंने आपको प्रीवियस क्लास में एक कंसेप्ट बताया था। क्या बताया था मैंने कि वर्क को क्या लिख सकते हैं, अगर क्लोज सिस्टम वर्क है तो वर्क को पीडीवी लिखा जा सकता है। आई थिंक मैंने आपको बताया था, और इसके लिए मैंने कंडीशन भी बताया था कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए यूज करते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए यूज नहीं करते हैं। ये आपको मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। तो इस इक्वेशन का यूज में हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग यूज करेंगे और डी डब्ल्यू की जगह पे पीडीवी हम लोग लिखेंगे। क्लियर है, हमने क्या किया, ये हमारा फाइनली इक्वेशन बन गया। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। ओके, और ये जो हमारा ये क्लोज सिस्टम के लिए हमारा इक्वेशन वैलिड है, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे देख रहे हैं जो स्टेटमेंट है इसमें क्लोज सिस्टम होना बहुत जरूरी है। चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट, इसी इक्वेशन को हमने क्या किया, इस इक्वेशन में काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि इनका चेंज 0 के बराबर होता है। और हमने क्या किया, इसमें सिर्फ इंटरनल एनर्जी को इंक्लूड किया। तो इंटरनल एनर्जी को हमने क्या किया, du को क्या लिखेंगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ओके, तो यहां तक ये आपका फाइनल इक्वेशन होता है। समझ आया यहां तक, चलिए ओके। अब इसके बाद एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्या है उसको पहले हम लोग जानेंगे। PMM1 ये क्या होता है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखेंगे परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। ये एक क्या है, कंसेप्ट दिया गया है साइंटिस्ट के द्वारा। ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट मान सकते हैं ताकि थर्मोडायनेमिक्स को आसान बनाया जा सके। देखिए कंटिन्यूअस, परपेचुअल का मीनिंग होता है कंटिन्यूअस। ओके, परपेचुअल का मीनिंग होता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड इज इम्पॉसिबल। ये क्या है, ये जो एक मशीन है ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, ये आपको स्टेटमेंट में बताया गया है कि ये इम्पॉसिबल कैसे है और इसका पढ़ने का क्या बेनिफिट है ये हम लोग जानेंगे। ये जब इम्पॉसिबल है तो इसको हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं ये मैं आपको थोड़ी देर में इसका आंसर दूंगा। जैसे देखिए पहले स्टेटमेंट को जानेंगे, देयर कैन बी नो मशीन विच प्रोड्यूसेस वर्क कंटिन्यूअसली विदाउट एब्जॉर्बिंग एनी हीट। देखिए इस स्टेटमेंट का क्या कहना है कि जब तक कोई हीट नहीं लेंगे, जैसे अगर हमने हीट 0 दिया सपोज, ओके हीट 0 दिया तो वर्क आपको 0 ही मिलेगा। क्यों मिलेगा, इसको मैं आपको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं du प्लस dw। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, देयर कैन बी नो मशीन विदाउट विच, देयर कैन बी नो मशीन विच प्रोड्यूस वर्क कंटिन्यूअसली विदाउट एब्जॉर्बिंग एनी हीट। तो इस स्टेटमेंट का क्या कहना है कि कोई भी ऐसा दुनिया में मशीन नहीं है जो कि बिना हीट को एब्जॉर्ब किए हुए हमको वर्क दे सके। ठीक है, अगर इस टाइप का अगर होता है तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वायलेट करेगा। इसको आपको सिंपल भाषा में समझना होगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ, बताइए। ये क्या है, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है जिसको नाम दिया गया है PMM फर्स्ट काइंड। ओके, इसके बाद हम लोग PMM सेकेंड काइंड पढ़ेंगे, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में।
ओके, वहां पे देखेंगे कि कैसे सेकेंड लॉ को वायोलेट करेगा और ये PMM1 फर्स्ट लॉ को वायोलेट कर रहा है। क्लियर है? अब चलिए इसके बाद हम लोगों ने वर्क ट्रांसफर पढ़ा था, अब हम लोग हीट ट्रांसफर पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस में। ओके, देखिए यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में हम लोग वर्क ट्रांसफर पढ़ेंगे, हीट ट्रांसफर पढ़ेंगे। और मैंने आपको बताया था कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में वर्क कितना होता है, 0 होता है। क्लियर है? वर्क कितना होता है, 0 होता है। तो इस इक्वेशन से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डी डब्ल्यू का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारा फाइनल जो इक्वेशन मिलेगा हीट ट्रांसफर का, किस केस में, कांस्टेंट वॉल्यूम केस में, वो इंटरनल एनर्जी के चेंज के बराबर होगा। क्लियर है? तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि हीट ट्रांसफर इन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है? अब देखिए एक कंसेप्ट आता है इंथैल्पी। ओके, इंथैल्पी क्या होता है इसको जानेंगे। देखिए जब थर्मोडायनेमिक्स पे रिसर्च किया जा रहा था या साइंटिस्ट लोग अपना डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस डिराइव कर रहे थे, उस समय डिराइव करने के दौरान वहां पे एक टर्म बार बार उनके डेरिवेशन में आ रहा था, वो टर्म था U प्लस PV। ओके, U क्या है, इंटरनल एनर्जी, P क्या है, प्रेशर, V वॉल्यूम। ओके, तो इसको उन्होंने क्या किया, एक टर्म नाम दे दिया इंथैल्पी। क्लियर है? इंथैल्पी। ओके, इसको उन्होंने एक्चुअली में इसको नाम दे दिया इंथैल्पी। इसका फिजिकल मीनिंग जानेंगे आगे, लेकिन उससे पहले इस इक्वेशन को जानना है। इक्वेशन को ये एक्सपेरिमेंटली आया है, इसमें आपको नहीं जानना है कि ये कैसे आया। ये जो आया है H इक्वल टू U प्लस PV, इस ये इक्वेशन किसके लिए वैलिड है, एनी प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस हो, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो, आइसोथर्मल हो, एडियाबेटिक हो, एनी प्रोसेस, एनी सिस्टम, क्लोज सिस्टम हो, ओपन सिस्टम हो, और एनी वर्किंग फ्लूइड, एयर वर्किंग फ्लूइड हो, ऑयल हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, किसी के लिए भी ये क्या है, ये इक्वेशन वैलिड है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलिए इसके बाद हमारा सेकेंड प्रोसेस है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ओके, तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में हमने वर्क डन देखा था। वर्क डन क्या था, यहाँ पे PdV हम लोगों ने वर्क डन देखा था। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, PdV का इक्वेशन यहाँ पे पुट कर दिया और यहाँ पे सिंपली हम लोगों ने कैलकुलेट किया, तो जो चेंज इन हीट ट्रांसफर है वो इंथैल्पी के बराबर है। ओके, क्लियर है? ये चेंज, तो आपको दो स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और इन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू चेंज इन इंथैल्पी। टू स्टेटमेंट्स आपको समझ में आए? जीसू एंड विराज, कुणाल बताइए। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पे जो हमारा हीट ट्रांसफर होगा वो इंटरनल एनर्जी के चेंज के बराबर होगा, और अगर कांस्टेंट प्रोसेस प्रेशर प्रोसेस है तो उस केस में हमारा हीट ट्रांसफर जो है इंथैल्पी के चेंज के बराबर होगा। तो आप बोलेंगे सर चलिए अच्छी बात है, लेकिन हम लोग du को कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो du का कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका है du इक्वल टू mCV dt। ओके, ये जो इक्वेशन है आइडियल गैस के लिए वैलिड है। ओके, अब कोई भी प्रोसेस हो, अगर कोई आपसे पूछे कि कोई आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस, ओके, तो आइसोथर्मल में du का वैल्यू 0 होता है, लेकिन अगर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो इसमें क्या होगा, आपका du का वैल्यू होगा mCV dt। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम भी है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, इसमें भी यही इक्वेशन होगा, क्योंकि ये आपका
ये फाइनल इक्वेशन हो, ये CV आपका स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, लेकिन ये जो इक्वेशन है आइडियल गैस के लिए, किसी भी प्रोसेस के लिए यूज करेंगे हम लोग। क्लियर है? ये आपको ध्यान में रखना है। थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा सा दिखने में आसान लगता है लेकिन है नहीं, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो है, ये जो मैं कंडीशंस लिखा हूं, ये कंडीशंस आपको ध्यान में रखना है। आइडियल गैस होना चाहिए और कोई भी प्रोसेस हो उसमें du का वैल्यू यही होगा। लेकिन अगर हमारे पास कोई रियल गैस है, वो ओनली कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस उसमें हो रहा होगा, तब ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे रियल गैस के केस में। लेकिन आइडियल गैस में कोई भी प्रोसेस हो वो क्या हो जाएगा, हमारे इस इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? इस इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हमारा एक डीएच का कंसेप्ट देखेंगे, चेंज इन इंथैल्पी। चेंज इन इंथैल्पी का फॉर्मूला होता है mCp dt। dt क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। ये जो है आइडियल गैस के लिए यूज करेंगे। कोई भी प्रोसेस कोई भी क्या है प्रोसेस हो रहा हो, उसमें अगर इंथैल्पी हमको कैलकुलेट करना है, चेंज इन इंथैल्पी, तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम लोग सिंपली यूज करेंगे। और अगर हमारे पास रियल गैस है, उसमें अगर कोई फ्लूइड कांस्टेंट प्रोसेस हो रहा होगा तब इसका यूज करेंगे। अगर ये कांस्टेंट प्रेशर के अलावा रियल गैस कोई अलग प्रोसेस कर रहा होगा तो इस इक्वेशन का यूज नहीं करेंगे। ये आपको ध्यान में रखनी है बातें। क्लियर है? अब देखिए कुछ आपको ये प्रूफ करना है, Cp माइनस CV इक्वल टू R। ये आपका होमवर्क है। देखिए इसको मैं प्रूफ कर सकता हूं, लेकिन ये बहुत आसान है, ये आपके प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूं। अगर ये आप नहीं कर पाते हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में आप मेरे को मैसेज कीजिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा अगर आपसे नहीं हो पाता है तो। लेकिन इसका ये सिंपली है, इसको आपको करना है। मैंने फर्स्ट आपको क्या होमवर्क दिया था? फर्स्ट होमवर्क दिया था एक्सप्लेन व्हाई Cp ग्रेटर देन CV। ओके, और सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? सेकंड क्वेश्चन है कि Cp माइनस CV इक्वल टू R। ये आपको प्रूफ करना है, क्योंकि जब तक आप अपने तरफ से एफर्ट नहीं लगाएगा तब तक दिक्कत होगा आपको। क्लियर है? चलिए अब हमने कौन कौन से प्रोसेसेस पढ़े? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पढ़ा हमने, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पढ़ा, हीट ट्रांसफर हमने कैलकुलेट किया। अब हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हीट ट्रांसफर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अभी मैंने du का वैल्यू बताया था mCv dt। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में dt का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है? 0 होता है, तो इसलिए du क्या हो जाएगा हमारा? 0 हो जाएगा। और 0 होने के कारण फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में इस du का वैल्यू 0 पुट करेंगे और हमारा क्या आ जाएगा? dq जो होगा dw के बराबर हो जाएगा। और मैंने आपको आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन बताया था शायद, ठीक है, वर्क डन बताया था P1 V1 ln V2 by V1, और बताया था P1 V1 ln P2 by P1 by P2। आई थिंक ये मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था। और इसको लिख सकते हैं P2 V2 ln, ओके, इसको मैंने P1 by P2, ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। आई थिंक ये क्लियर होगा। क्लियर है? तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जो हमारा वर्क डन होता है वो हीट ट्रांसफर के बराबर होता है, या अलग शब्दों में बोल सकते हैं कि हीट ट्रांसफर जो होता है वर्क डन चेंज इन वर्क ट्रांसफर के बराबर होता है। क्लियर है? और एडियाबेटिक प्रोसेस आसान है। एडियाबेटिक प्रोसेस में आपका dq जो है वो 0 होता है, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस का डिफिनीशन ही यही है कि हीट ट्रांसफर क्या होगा हमारा? 0 होगा। क्लियर है? देखिए एडियाबेटिक प्रोसेस है तो ये इसमें हीट ट्रांसफर क्या होगा? सिंपली 0 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इसके बाद एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस आता है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होता है इसको हम लोग जानेंगे। देखिए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में मैंने आपको बताया था PV के पावर गामा
पीवी का पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि एन का वैल्यू कुछ भी हो सकता है पॉलीट्रॉपिक में, वो 1 से बड़ा ही होगा, ठीक है। 1 से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, लेकिन जनरली हमारा जो होता है 1, 1.5, 1.4, 1.67 और 1.2, इनका वैल्यू हम लोग ज्यादातर अपने गेट के सिलेबस में देखते हैं यूज होते हुए। क्लियर है? अब देखिए इसका क्यूब पॉलीट्रॉपिक जो है, ये इसका मैंने डेरिवेशन किया है और फाइनल कंक्लूजन लिखा है, आपका फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिखा है। इसको चाहे तो आप लोग डिराइव भी कर सकते हैं, ये बहुत आसान है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे डी यू का वैल्यू पुट करना है एम सी भी डी टी, डी टी को लिख सकते हैं डी टी। और मैंने पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में मैंने आपको वर्क डन दिया था, आई थिंक याद है मेरे को, उसको यहाँ पे रखिएगा। दोनों को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली आपको इक्वेशन मिलेगा। क्या इक्वेशन मिलेगा? आपको ये वाला इक्वेशन मिलेगा। गामा क्या है? यहाँ पे गामा का वैल्यू एयर के लिए सिंपली 1.4 होता है, ठीक है गामा। और एन का वैल्यू आपको दिया रहेगा, P1 V1 P2 V2 का वैल्यू भी दिए रहेंगे। और आप वहां से सिंपली क्या निकाल सकते हैं, क्यूब पॉलीट्रॉपिक निकाल सकते हैं, यानी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर कितना है इसको हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? बताइए, आई थिंक यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। और इसको ओके, और इसको हम लोग लिख सकते हैं क्यूब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का वर्क डन। देखिए ये मैंने बताया होगा, इस टर्म को हमने क्या लिखा, इतने दूर को मैंने लिखा डी क्यूब पॉलीट्रॉपिक, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, इसको याद कैसे करेंगे, इसको मैं एक आपको ट्रिक बताता हूँ, इसको याद करने का तरीका। देखिए इसका याद करने का तरीका यही है कि आप वर्क डन ऑफ पॉलीट्रॉपिक याद रखिए, ये P1 V1 P1 V1 P माइनस P2 V2 बाई N माइनस 1, ये आपको याद हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, क्यूब पॉलीट्रॉपिक पूछेगा तो इस ये जो आपको एक कांस्टेंट टर्म दिख रहा है गामा एन, गामा माइनस एन बाई गामा माइनस 1, इसको आप याद रखिए तो आप सिंपली इसको याद कर सकते हैं। ये बहुत आसान है इसको याद करने का तरीका। ओके, इसके बाद एक कंसेप्ट आता है फ्री एक्सपेंशन। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गेट में या ईएसी में भी। तो इसके पीछे क्या कंसेप्ट है जो हमको जानना है, जिसपे सारे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए एक्सपेंशन ऑफ ए गैस अगेंस्ट वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब होता है कुछ नहीं, रेजिस्टेंस जीरो। वैक्यूम का क्या मतलब होता है कि कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है हमारे पास, ओके कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, उसको हम लोग क्या करेंगे, वैक्यूम बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए सपोज एक हमारे पास कंटेनर है, उसको मैंने 2 पोर्शंस में डिवाइड किया है, एक तरफ गैस है और सेकेंड तरफ वैक्यूम है, ठीक है। ये वैक्यूम है आपका। इसमें आपको मालूम होना चाहिए कि वर्क इस जो पोर्शन आपको दिख रहा है, इस पोर्शन में वर्क डन कब होगा, कोई जब कोई रोकने वाला होगा तब ना हम फोर्स लगाएंगे। जैसे अगर मेरे को अगर मेरे पास सपोज रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है तो मेरे पास फोर्स भी जीरो लगेगा। फोर्स जब जीरो लगेगा तो वर्क भी जीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ही नहीं है। रेजिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि कोई रोकने वाला नहीं है। जब रोकने वाला ही नहीं है तो हम लोग वर्क डन क्या, वर्क ही नहीं कर पाएंगे, जीरो वर्क करेंगे। ओके क्लियर है? तो हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन जीरो हो जाएगा। और फ्री एक्सपेंशन में आपको ध्यान रखना है कि हीट ट्रांसफर क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन यही निकला कि dq भी जीरो है, dw भी जीरो है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, dq इक्वल टू du जोड़ dw। तो हमारा dq भी जीरो हो गया, du और du भी जीरो हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फ्री कोई हमारा सिस्टम है, अगर वो फ्री एक्सपेंशन हो रहा है तो वह
उसका इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगा। ये कैसे हमको मालूम चला? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। कुछ क्लियर हो रहा है ना? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे हमारा प्रैक्टिकल वे में यूज हो रहा है, इसका यूज हमने फ्री एक्सपेंशन में हमने यूज किया। क्लियर है? आई थिंक ये क्लियर होना चाहिए। ओके, अब देखिए, जब इस इक्वेशन को डिराइव किया हमने, जब ओके देखिए फ्री एक्सपेंशन में यहाँ पे ये इंसुलेटेड है। देखिए इसमें क्या है, हमने क्या किया है, एक्सटर्नल इसको आइसोलेट कर दिया है हमने। ओके, तो आइसोलेट किया है, उसके बाद हमने क्या किया, ये जो पार्टीशन है इसमें आपको कुछ पार्टीशन दिख रहा होगा, ये जो हमने इस बॉक्स को 2 इक्वल्स हाफ में डिवाइड किया है, हमने क्या किया, अचानक से इसको हटा दिया। ठीक है, अचानक से हटाएंगे तो क्या होगा, फ्री एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन होगा ना, तो इसमें ना हीट, इसमें ना कोई हीट इंटरेक्शन हो रहा है, ना ही वर्क इंटरेक्शन हो रहा है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, dq 0 लगे। क्लियर है? आई थिंक अब क्लियर होना चाहिए। ओके, अब देखिए इसमें हमने अभी देखा कि इंटरनल एनर्जी जो पहले था वही बाद में होगा। अब देखिए, अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको इक्वेशन दिया था, किसका इक्वेशन दिया था, इक्वेशन मैंने आपको दिया गया था कि du का इक्वेशन मैंने आपको दिया था। देखिए यहाँ पे 1 मिनट, देखिए du का इक्वेशन दिया था ना, mcv dt। अब इसी इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। देखिए आइडियल गैस के लिए हम लोग लिख सकते हैं ना, u बराबर mcvt। ओके, इस इसका मतलब ये हुआ कि अगर mcvt जो हमारा इनिशियल इंटरनल एनर्जी था वो फाइनल इंटरनल एनर्जी के बराबर है। ये कैसे इक्वेशन हमको आया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई प्रोसेस फ्री एक्सपेंशन हो रहा है तो उसका इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर क्या क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए मैंने आपको बताया था ना कि आइसोथर्मल प्रोसेस में हर एक पॉइंट पे क्या है, हर एक पॉइंट पे क्या होगा कि टेम्परेचर सेम होगा, लेकिन इसमें यह जरूरी नहीं है कि टेम्परेचर हर एक पॉइंट पे सेम हो। ये क्या होगा, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, लेकिन फाइनली क्या होगा, फाइनली वो अपने सेम टेम्परेचर पे ही रहेगा। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई फ्री एक्सपेंशन हो रहा है तो फ्री एक्सपेंशन में फाइनल एंड इनिशियल टेम्परेचर सेम रहेगा। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बीच का टेम्परेचर वेरी नहीं करेगा, वो वेरी कर सकता है। फाइनली वो क्या होगा, ये आपको इनिशियल और फाइनल आपको मालूम चलेगा। क्यों, आपको मैं बता दूं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए ऐसा होने के कारण, पीछे का कारण ये है कि यह जो फ्री एक्सपेंशन है इतना फास्ट प्रोसेस है, इतना ना फास्ट प्रोसेस है कि इसको हम लोग एनालाइज ही नहीं कर पाते हैं। आप सोचिए थोड़ा देर के लिए कि यहाँ पे पूरी तरह प्रेशर है। ओके, और इसको अचानक से निकालते हैं तो पूरा फील हो जाएगा एयर, और उस फील होने के दौरान में इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि ऑब्जर्व कर सके वो कौन सा प्रोसेस फॉलो किया। क्लियर है? तो उसको इसीलिए इसको इरिवर्सिबल प्रोसेस बोला जाता है, क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस इतना फास्ट होते हैं कि हम लोग उसको सिंपली वे से हम लोग एनालाइज नहीं कर पाते हैं। क्लियर है? आई थिंक यहां तक क्लियर होना चाहिए। ओके, इसके बाद इसके बाद हमारा 2 इक्वेशंस मिल गए। क्या इक्वेशंस मिले, इनिशियल और फाइनल इंटरनल एनर्जी सेम रहेंगे, टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर भी सेम रहेंगे। किसके लिए, आइडियल गैस के लिए। इसके बाद इसमें क्या ऑब्जर्व किया गया कि इंथैल्पी भी सेम रहेगा। ओके, इंथैल्पी भी सेम रहेगा। ये किसके लिए, आइडियल गैस के लिए। ये जो है ना, ये 2 इक्वेशंस जो है आइडियल गैस के लिए ही वैलिड है, रियल गैस के लिए वैलिड नहीं है। ये मैंने यहाँ पे इंडिकेट भी आपको कर दिया है।
अब देखिए, आप बोलिए सर एच एफ बराबर एच आई कैसे हो गया, तो मैं आपको बता दूं जो इंथैल्पी होता है ना वो टेम्परेचर का फंक्शन होता है। कहने का मतलब कि इंथैल्पी भी किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और इंटरनल एनर्जी पे भी डिपेंड करता है आइडियल गैस के लिए। आइडियल गैस होना बहुत जरूरी है, क्लियर है। तो आपको ये स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारा इंटरनल एनर्जी एंड इंथैल्पी जो है वो किसका फंक्शन होता है, टेम्परेचर का फंक्शन होता है, क्योंकि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ओके, क्लियर है। आई थिंक यहां तक क्लियर होना चाहिए। इसके बाद हमारा कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, क्लियर है। कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे क्योंकि क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है। तो थ्योरी पार्ट यहीं तक आगे रहने देते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। आपको क्वेश्चन 1 विजुअल है। ओके, क्या आप सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, मैं आपको टाइम दूं। कितने आप लोग हैं कि सॉल्व करना चाहते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को क्लास में, मैं आपको 3 मिनट्स का टाइम दूंगा। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। यस, तो मैं आपको 3 मिनट्स का टाइम दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। ओके, इसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट, देखिए यहाँ पे ये क्लोज सिस्टम है, स्फेरिकल बैलून है, इसका मतलब क्लोज सिस्टम हो जाएगा। तो ये आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसको सॉल्व करना है। आप लोग नोटबुक और कैलकुलेटर साथ में लेकर बैठिएगा, ताकि मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आप आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा।
कोई ऐसे स्टूडेंट है जिनका आंसर आया हो? ओके, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे क्या है। एक हमारे पास स्फेरिकल बैलून है जिसका इनिशियल डायमीटर क्या है, इसको D1 में इमेजिन कर रहा हूँ 1 मीटर है। इसके बाद D1 आपका हो जाएगा 1 मीटर। एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो प्रेशर है किसके प्रोपोर्शनल है, DQ के प्रोपोर्शनल है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि DQ अगर कोई प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, इक्वल टू लाते हैं, तो वहां पे कांस्टेंट को ऐड किया जाता है। तो यहाँ से आपको मालूम होना चाहिए कि K का वैल्यू हो जाएगा DQ, और यहाँ से लिख सकते हैं P1 D1Q इजकल टू P2 D2Q। और P1 का वैल्यू दिया हुआ है, P1 एंड P2 का वैल्यू दिया हुआ है। P1 का है 150 एंड P2 का है 450, 150 और D1 का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से D2 की, और यहाँ से आपका D2 का वैल्यू आ जाएगा, मैंने कैलकुलेट करके रखा हूँ, इसका वैल्यू आ जाएगा 1.442 मीटर। ओके, इसको जब आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा तो 1.442 मीटर आएगा। और मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था वर्क डन का, क्योंकि आपको क्वेश्चन में देखिए वर्क पूछा गया है, ठीक है, वर्क पूछा गया है, तो मैंने सिंपली इक्वेशन दिया था PdV। ओके, PdV, तो P का तो वैल्यू मालूम है यहाँ से, ठीक है। P का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, P का मैं P इक्वल टू KdQ। और मैं क्या करता हूँ K का भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। K का वैल्यू हो जाएगा 1 किलो पास्कल बाई 1, यानी K का वैल्यू हो जाएगा 150 किलो पास्कल बाई मीटर क्यूब। ओके, ये K का वैल्यू मैंने पुट कर दिया। और देखिए स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, ये होता है। और मैं क्या कर रहा हूं कि R की जगह पे D/2 रख देता हूं, क्योंकि जो भी हमारा वेरिएबल है D के टर्म में ही है। ओके, तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ से लिख सकते हैं पाई DQ/6। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट कर दे रहा हूँ, ये हो जाएगा 3D² इंटू, आई थिंक ये समझ आ रहा होगा, थोड़ा सा मैं फास्ट जा रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है, बताइए, यहाँ तक क्लियर है? डीवी का वैल्यू आ गया मेरे पास, और पी का वैल्यू एक्चुअली में हमारे पास दिया हुआ है। पी का वैल्यू है के डी क्यू, और डीवी का वैल्यू हमने पुट कर दिया। तो देखिए हमारा सिंपली सारे एक वेरिएबल्स में आ गए। क्लियर है? π/2 के, और इंटीग्रेशन, और D1 का वैल्यू 1 है और D2 का वैल्यू 1.44 है। क्लियर है? और हमने क्या किया है, π/2 और की का भी वैल्यू हमने पहले से कैलकुलेट करके रखा है 1 किलो पास्कल मीटर क्यूब, और ये आपका हो जाएगा DQ/6, ठीक है, और 1.44 बाई अपर लिमिट हो गया आपका 1.44 एंड लोअर लिमिट हो जाएगा 1। इसको सिंपली कैलकुलेट करने के बाद इंटू 150 इंटू, ये 6 को बाहर निकाल लेते हैं, 1.44 का ये पावर 6 है -1। देखिए इसमें कैलकुलेशन में पावर 6 आ रहा है, 5 आएगा, तो इसके लिए आपको कैलकुलेटर बहुत जरूरी है। विदाउट इंजीनियरिंग कैलकुलेटर के इसको सॉल्व करना मुश्किल है। ओके, तो इसके बाद क्या हो गया हमारा, इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 303.8 किलो जूल आपका आएगा। क्लियर है? क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ, इसको फिजिकली समझते हैं। देखिए पहले प्रेशर कितना था, 150 था, अब हो गया 450 हो गया। इसका मतलब क्या क्या हुआ कि इसको जब हमने हीट किया तो प्रेशर इंक्रीज किया, तो हमने हीट दिया तो ये वर्क किया, ठीक है ना।
वर्क किया, तो अगर कोई सिस्टम वर्क करता है तो हमारा आंसर क्या पॉजिटिव होता है। तो देख रहे हैं ना, फाइनली आपको पॉजिटिव में आंसर आ रहा है। क्लियर है? तो ये आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ ये, क्योंकि ये गेट में ये गेट का फेवरेट क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन जो हैं गेट में पूछे गए हैं और इसी बेस पे गेट में पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो देखिए, एक सेकंड क्वेश्चन है, पिस्टन और पिस्टन सिलेंडर असेंबली है, और आपका क्वेश्चन को जानिए पहले कैसे। देखिए हमारे पास फर्स्ट केस है, यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है और फर्स्ट केस में P1 है, प्रेशर है। सेकेंड केस में क्या है, P2 प्रेशर है। ओके, P2 प्रेशर है और इसमें पूछा क्या गया है, पूछा आपका फाइनल P2 का वैल्यू पूछा गया है और वर्क डन बाय ए गैस। पहले आप क्वेश्चन को समझिएगा। क्लियर है? क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि पहले उसका वॉल्यूम था इतना 0.05 मीटर क्यूब और प्रेशर था इतना। इसको क्या लिखेंगे, देखिए P1 आपका दिया हुआ है 200 किलो पास्कल और V1 आपका दिया हुआ है 0.05 मीटर क्यूब। क्लियर है? इसके बाद क्या दिया हुआ है, हमारा P2 का वैल्यू फाइंड करना है और V2 का वैल्यू देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। V2 का जो कि जो हमारा P2 प्रेशर होता है तो वॉल्यूम क्या होता है, दुगना हो जाता है। क्लियर है? तो V2 क्या हो जाएगा 0.01 मीटर क्यूब। क्लियर है? तो देखिए जो हमारा पिस्टन पिस्टन जो इंक्रीज किया तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ पिस्टन का। तो इसको क्या लिख सकते हैं, पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट हुआ तो सिंपली क्या है, इसमें हम लोग फोर्स को बैलेंस करेंगे। कैसे फोर्स को बैलेंस करेंगे, देखिए फर्स्ट केस में क्या है, फर्स्ट केस में प्रेशर P1 लग रहा था और इधर से प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा था और स्प्रिंग का इनिशियल में कोई प्रेशर नहीं लग रहा था, क्योंकि देखिएगा क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है सिर्फ टच कर रहा है। क्लियर है? टच कर रहा है और पिस्टन का कुछ वेट होगा। इसको क्या लिखेंगे, यहाँ से आप फोर्स को बैलेंस कीजिएगा तो P1 A1 P1 इंटू A इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक प्लस ये फर्स्ट इक्वेशन आपका आया। ठीक है? उसी तरह सेकेंड केस में क्या होगा, सेकेंड केस में आपका हो जाएगा P2A इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक इंटू A प्लस W जोड़ प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा कि स्प्रिंग भी कुछ फोर्स लगा रहा होगा। किस केस में, सेकेंड केस में। ठीक है? सेकेंड केस में स्प्रिंग भी फोर्स लगा रहा होगा Kx का। ठीक है? Kx का फोर्स लगा रहा होगा और ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। अब देखिए फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन में पुट कीजिएगा तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, P1A इक्वल टू Kx और यहाँ से वैल्यू आपका आ जाएगा, x का वैल्यू आएगा कितना होगा, P2 माइनस P1 इंटू P2 माइनस P1 इंटू A बाई K और यहाँ पे पुट करना है, क्या पुट करेंगे, P2 का वैल्यू है 4, देख लेते हैं P2 का वैल्यू है 1 मिनट, कुछ मिस्टेक हो रहा है। देखिए यहाँ पे x का वैल्यू हमने कैलकुलेट नहीं किया है, क्योंकि x का वैल्यू भी कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। तभी हम लोग क्या करेंगे वहां से, देखिए x का वैल्यू क्या होगा, V2 माइनस V1। देखिए x का वैल्यू हो जाएगा V2 हो गया 0.1 0.5 और एरिया आपका दिया हुआ है, एरिया कितना है 0.25। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x का वैल्यू और जब आप कैलकुलेट कीजिएगा
तो 0.2 मीटर आएगा। क्लियर है? 0.2 मीटर आएगा। इसके बाद हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे थे, एक्चुअली में कैलकुलेट करना था हमको P2 कैलकुलेट करना था। ठीक है, P2 कैलकुलेट करना था और x का वैल्यू हमको फाइंड हो चुका है। तो यहाँ से P2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, P2 इक्वल टू हो जाएगा P1 बाई kx बाई a। तो P1 का वैल्यू हमने देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 200 किलो पास्कल प्लस k का वैल्यू कितना है, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ 150 किलो न्यूटन मीटर इंटू x का वैल्यू हमने जस्ट कैलकुलेट किया बाई एरिया कितना है 0.25। इसके बाद जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो P2 का वैल्यू आएगा 320 किलो पास्कल। ठीक है, क्लियर है? P2 का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। आई थिंक ये क्लियर होना चाहिए, मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ। ये क्लियर यहाँ तक? P2 का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। इसके बाद हमको क्या फाइंड करना है, देखिए इसको ग्राफ से सॉल्व करना बहुत आसान है। मैंने आपको बताया था पीवी ग्राफ पर जो हमारा पीवी ग्राफ पर जो हमारा देखिए यहाँ पे V1 कितना था, V1 इक्वल टू 0.05 और V2 कितना हो गया, V2 हो गया 0.1। ठीक है, अब देखिए P1 हमारा था 200 किलो पास्कल और अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया P2 कितना कैलकुलेट किया, P2 हमने किया 320 किलो पास्कल। अब इसके बीच का हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। 1 मिनट, इसके बीच का एरिया निकालेंगे। इसके बीच का जो मैं शेडेड रीजन दिखा रहा हूँ आपको, देखिए इसके बीच का एरिया हम लोग निकालेंगे। ये एरिया कैसे निकलेगा आप बता सकते हैं? ये एक ट्रेपेजियम दिख रहा होगा आपको, ये एक आपको ट्रेपेजियम दिख रहा होगा। इस ट्रेपेजियम को आप फॉर्मूला पढ़े होंगे ट्रेपेजियम का, क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। इसमें पैरेलल साइड्स कौन है, देखिए दिस एंड दिस, जो वर्टिकल लाइंस हैं वो पैरेलल साइड्स हैं, इनटू डिफरेंस बिटवीन होरिजेंटल। देखिए ये जो आपका इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस है, इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए हाफ इंटू सम कितना होगा 200 प्लस 320 इंटू कितना डिफरेंस है, ये कितना इन दोनों का बीच का डिफरेंस हो जाएगा 0.05। ओके 0.05। इसके बाद इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो आएगा वर्क 13 किलो जूल और इसको लिख सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? आई थिंक ये क्लियर होना चाहिए। ओके तो देखिए इसको आप हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्रेशर फोर्स कंपोनेंट को बैलेंस किया। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, फोर्स कंपोनेंट को बैलेंस किया। इसके बाद हमने सेकेंड वाले में भी फोर्स कंपोनेंट को बैलेंस किया फर्स्ट केस। और मैंने क्या किया, जो हमारा फोर्स कंपोनेंट फर्स्ट आया था उसमें हमने उस इक्वेशन को पुट करके यहाँ से हमने क्या किया कि P2 का वैल्यू फाइंड किया। उसके बाद हमने ग्राफ की हेल्प से, क्यों हमने ग्राफ का हेल्प लिया, ग्राफ का हेल्प इसलिए लिया कि जो हमारा फोर्स है वो kx पे डिपेंड कर रहा है, तो यानी फोर्स जो है लीनियर डिपेंड कर रहा है ना, तो लीनियर डिपेंड कर रहा है। तो लीनियर में आप पढ़े होंगे कि देखिए ये जो हमारा लीनियर आया वो क्यों लीनियर आया, क्योंकि हमारा फोर्स जो होता है x के प्रोपोर्शनल है स्प्रिंग केस में, इसलिए ये आपका इस तरह से ग्राफ बना। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट है तो बताइए, अगर कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो बताइए। इसको आप लोग घर पे सॉल्व कीजिए क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं प्योर गेट के हैं और इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, क्वेश्चन 3 और 4 आपको बनाने हैं। ठीक है,
4 क्वेश्चंस दूंगा 5 एंड 6, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और इसको आपको सॉल्व करना है। अगर अगर आप इसको सॉल्व करके अगर व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा, अगर नहीं भी बनेगा तो मैं इसको बताऊंगा कल। ओके, तो आपको 3 4 5 6 क्लियर है यहाँ तक? आई थिंक यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। ओके, तो आज का क्लास आपको कैसा लगा? अगर कोई फीडबैक देना चाहेंगे तो आप माइक ऑन करके भी दे सकते हैं, या अगर पर्सनली मेरे को व्हाट्सएप पर भी आप फीडबैक अपना दे सकते हैं। ओके, तो आज का क्लास यहीं पे एंड करेंगे। आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा। मेरी आवाज आ रही है ना आपको? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ओके ओके ओके, तो आपका होमवर्क क्या रहेगा? आपने स्क्रीनशॉट लिया? आप ओके, तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपको सॉल्व करना है। अगर कोई 3 4 5 6, ओके, इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, और नेक्स्ट क्लास कल होगी आपको इसी टाइम पे। ओके, अगर कोई साइक्लोन की वजह से कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, लेकिन अब चांसेस नहीं है, अब आई थिंक सब ठीक हो जाएगा। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम था इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। क्लियर है? तो आज का क्लास यहीं पे एंड करें। ओके।